हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांजल एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। तो आज बात कर रहे हैं हम उत्तराखंड पुलिस के मैथ्स के सेशन की, जिसमें कि हम मैथ्स के आज कुछ अच्छे सवाल करेंगे। ठीक है, पहले ही बता चुका हूं कि अच्छे सवाल है मतलब आपका रिवीजन टाइप का हो जाएगा। अगर आप ये क्वेश्चन कर नहीं भी पाते हैं ना, तो आपको समझ में तो आ जाएंगी चीजें कि हाँ, अगर इस तरह का सवाल आया तो हमें ऐसे करना है। मगर आपने करना वही काम है कि आपने सबसे पहले ट्राई करना है कि आप ये क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, क्या अप्रोच लगा रहे हो, फिर साथ के साथ हमारी अप्रोच भी आपने देख लेनी है। इसी के साथ साथ पाठशाला ऋषिकेश की ऐप पर उत्तराखंड पुलिस के प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं। कनिष्ठ सहायक के प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल हैं, तो वो भी आप जा करके देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहा, जो कि 6 क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो भावनाएं समझो कि 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य अंकित किया गया है। मतलब अगर क्रय मूल्य को 100 रुपए ले लेता हूं मैं, तो जो अंकित मूल्य है, जो मार्क्ड प्राइस है, अंकित मूल्य का मतलब मार्क प्राइस जो है वो 35% अधिक पर अंकित किया गया है, मतलब 135 पर किया गया है। यदि वस्तु को बेचकर 20% का लाभ होता, मतलब 100 रुपए की चीज को कितने में बेच रहे हैं? विक्रय मूल्य दे दिया गया है भैया आपको 120 रुपया। कितना ही दे दिया गया है? 120 रुपए दे दिया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई छूट प्रतिशत बताइए। मतलब 135 की चीज को 120 रुपए में बेच रहे हो, कितने का डिस्काउंट दे रहे हो? तो आप कहेंगे 15 का। किस पे दे रहे हो ये 15 का डिस्काउंट? तो आप बोलेंगे 135 पे दे रहे हैं, 135 पे दे रहे हैं। गुणा गए 100 कर लेना भैया, प्रतिशत में पूछ रहा है सवाल। 15 9 135, 100/9 का मतलब होता है 11 होल 1/9%। ठीक है जी, क्लियर हुआ सवाल? सबको समझ में आया? कोई भी अगर आपको डाउट रहता है तो कमेंट करके हम तक जरूर पहुंचाइए। उन सारी समस्याओं का समाधान करने की कोशिशें हम करने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भैया। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा लिखा हुआ है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है आपकी स्क्रीन पर, जैसे कि आपको दिख ही रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परीक्षा में विद्यालय एक्स के कुछ छात्र शामिल हुए और 30% छात्र अनुत्तीर्ण हो गए। 30% अनुत्तीर्ण हो गए। 30% अगर फेल हो गए तो पास कितने हुए? तो आप बोलेंगे यहीं पे आपने सोच लेना है कि 70% बच्चे पास हुए। पास कितने फेल हुए? तो आपने बोला फेल 30% हुए, तो पास 70% हुए। ठीक, अब वो कह रहा है कि उसी परीक्षा में विद्यालय एक्स के छात्रों की तुलना में 150% अधिक छात्र विद्यालय वाई के शामिल हुए। एक विद्यालय एक्स है, एक विद्यालय वाई है। ठीक है, एक्स के मान लो कि 100 बच्चे शामिल हुए, तो वाई के 150% ज्यादा का मतलब क्या ही हो गया? तो आप बोलेंगे 150% ज्यादा का मतलब हो गया 100 बच्चे यहां थे तो 250 बच्चे यहां होने चाहिए। रेशो अगर इन दोनों के बीच में देखोगे तो 50 नहीं, हाँ 50, 50 दूनी 100, 50 पंजे 250, 2:5 में बच्चे आ गए एक्स और वाई के जो पेपर में शामिल हुए। एक्स के जो बच्चे आगे देखते हैं, एक्स और वाई के शामिल हुए छात्रों के कुल संख्या 80% उत्तीर्ण हुए। दोनों के मिला के, एक्स और वाई के दोनों के मिला के कुल कितने प्रतिशत पास हुए? 80% पे। एक्स एक्स के देखोगे तो पास कितने दिए हुए थे भैया? 70 दे रखे थे। तो क्या आप इसमें एलिगेशन नहीं लगा सकते? आप बोलेंगे हाँ लगा देंगे जी। समझ में आया? तो बहुत बार क्वेश्चन अजीब से लिखे हुए होते हैं, तो उसमें आपने एलिगेशन सोच लेना है कि भाई एक्स में जितने परसेंट पास हुए और वाई में जितने परसेंट पास हुए, उनको मिला लें तो 80% आ जाएगा। ठीक, तो यहां इन दोनों का डिफरेंस क्या कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। 5 का मान 10 है, तो 2 का मान कितना होगा? आपने बोला 4 होगा। यहां से जब आप इधर की तरफ चल रहे हो तो जोड़ रहे हैं, तो 80 से जब इधर की तरफ चलोगे तो ये 4 80 में जोड़ोगे और कहोगे कि 84% बच्चे वाई के पास हुए। किसके पास हुए? वाई के पास हुए। वाई के अगर 84% बच्चे पास हुए तो फेल कितने होंगे ये आपको समझना है। 84 पास हो रहे हैं, तो बाकी जो
16% बच्चे हैं वो फेल हो रहे हैं, वो अनुत्तीर्ण ही बच्चे पूछ रहा है, तो आप कह देंगे 16% होगा। सवाल जितना डरावना भयानक दिख रहा था उतना भयानक और डरावना नहीं था। एलिगेशन एंड मिक्सचर अगर आप इसमें यूज करते तो इजीली आप इसे कैलकुलेट कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या कह रहा है। सीधा सीधा सा सवाल है, मैंने बार बार कहा है कि वैल्यूज याद कर लो, वैल्यूज याद हैं तो डायरेक्टली आप इसको कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, वैल्यू पुट कर रहा हूं। कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू अगर आप देखें तो 2 होता है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ गया। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आ गया। प्लस सेक 60 की वैल्यू जो होती है वो 2 होती है, उसका स्क्वायर किया तो 4 आ गया। अपॉन यहां देखोगे 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, √3 लिख दिया। कॉसेक 45 √2 होता है, उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 आ जाएगा। माइनस सेक 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो याद होनी चाहिए, पता है। आप बोलेंगे 1/2 होती है, मतलब 1/2 नहीं, 2 होती है, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, इनटू 1045 तो 1 ही होता है। ठीक, ये 2 से ये 4 कट गया 2 बार, तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ये आ गया 6 अपॉन, नीचे देखेंगे 2 कॉमन ले लूं तो √3 माइनस 2 आ जाएगा। इस 2 से ये 6 कट जाएगा 3 टाइम्स। अब मैं क्या करूंगा, रैशनलाइज करूंगा, परिमेयकरण करूंगा, हर में नहीं चाहिए ये, तो √3 प्लस 2 से ऊपर नीचे अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूं तो क्या ही फर्क पड़ेगा, पड़ेगा क्या फर्क, नहीं पड़ेगा। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो √3 के स्क्वायर में से 2 का स्क्वायर माइनस होगा तो कितना ही आ जाएगा, तो ये तो दे देगा नीचे √3 में से 4 मतलब 3, a² माइनस b², 3 माइनस 4 -1 आ जाएगा, और -1 यहां आ जाएगा। ऐसा कोई आंसर है तो आप बोलेंगे डी वाला सही हो जाना है। ठीक है, आ गई बात समझ में, आ गया स्वाद, आपने बोला हाँ आ गया। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुजा के पास किसी संपत्ति का 66 सही 2/3% है। ठीक है, 66 सही 2/3% को अगर भिन्न में बदलोगे तो ये 2/3 होता है, मतलब 3 में से 2 पार्ट अनुजा के पास हैं। तो इस तरह से लिख सकता हूं कि 3 पूरी प्रॉपर्टी थी, उसमें से 2 पार्ट किसके पास था, अनुजा के पास था। ठीक है, आगे बात समझ में। अब वो कह रहा है यदि उसके पास मौजूद संपत्ति बोले तो 2 का 30% की कीमत, 2 का 30% ऐसे ही लिखते हैं, 30/100, इसका मान दे रखा है आपको 12500। तो संपत्ति बोले तो पूरा, ये है पूरी संपत्ति, इसका 3 का 45% का मान आपको बताना है कि क्या ही होगा। आप लिख लें कि ए होगा, इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, और ए का मान निकालना है तो ए का मान आ जाएगा भैया 12500 इंटू 9 अपॉन 4। ठीक है, कर लोगे गुणा 125, 9 कितना होता है, कर लेते हैं। नहीं नहीं, ये तो आप ही कैलकुलेट करोगे, मैं नहीं करूंगा। तो कमेंट कीजिए कि आंसर क्या आ रहा है। भावनाएं समझनी है कि क्या करवा रहा है सवाल में, है ना। 66 से ही 2/3 को 2/3 कैसे लिखा, अगर कोई बच्चा पूछ रहा है तो भिन्न में बदलना आता है। 66 तिया करोगे 198 होता है, उसमें 2 जोड़ोगे तो 200/3 प्रतिशत है, प्रतिशत का सिंबल हटाओगे तो 200/300 हो जाएगा। 200 100 100 कट जाएंगे, 2/3 भिन्न में परिवर्तित, इस तरह से हो जाएगा। आपने कमेंट करना है कि आपने कैलकुलेट करके क्या ही आंसर निकाल दिया। एक और चीज हम देख सकते हैं कि 9 का मल्टीपल होगा, मगर बहुत सारे ऑप्शन 9 के मल्टीपल दिख रहे हैं, बोलोगे सारे ही दिख रहे हैं सर, ये तो नहीं होगा, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। ये 9 का मल्टीपल है, ये भी 9 का मल्टीपल है, ये भी 9 का मल्टीपल है, मगर 27 तो नहीं आने वाला, 225 भी नहीं आने वाला, इतना सब गुणा गुणा उड़ा करके, है ना। तो
जहां तक लग रहा है सी वाला ही आंसर होगा, मगर क्रॉस चेक जरूर कर लेना कि सी ही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपकी स्क्रीन पे है। देखिए क्या कह रहा है। 80 किलोमीटर की चाल से चलने वाली 287 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 37 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही दूसरी रेलगाड़ी को 18 सेकंड में पार करती है। जब दो रेलगाड़ियां एक दूसरे को क्रॉस कर रही होती है ना, तो वो दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे की लेंथ को क्रॉस करती है। मतलब 287 मीटर वाली प्लस जो दूसरी ट्रेन है उसकी लंबाई एल ले लो, जब दोनों विपरीत दिशाओं में चलती हैं तो आप कहते हैं कि उनकी स्पीड जुड़ जाएगी 80 प्लस 37। अब ये ना किलोमीटर में है। हमने किया क्या, ऐसे समझ लेते हैं। ऊपर हमने लिखी दूरी, नीचे हमने लिखा चाल, बराबर समय होता है जो कि 18 सेकंड दिया हुआ है। क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है तो इससे 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब ये मीटर पर सेकंड में, ये सेकंड में और ये मीटर में आंसर आएगा। गॉट इट। तो करते हैं भैया, 287 प्लस एल बराबर 18 गुणा गए 5/18 गुणा गए 117। दोनों को जोड़ेंगे 117, 18 से 18 कट गया, 17 पंजे 85 होता है और 5 एकम 5 होता है। तो एल बराबर आ जाएगा -287। 5 में से 15 में से 7 गया तो 8 आ गया, 7 में से ये गया तो 9 आ गया और ये 298 आ गई लेंथ। क्लियर हो रहा है सवाल। वैसे ट्रेन आपके सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है उत्तराखंड पुलिस के, मगर टाइम स्पीड डिस्टेंस लिखी भी है। तो भैया क्या ही करोगे, पढ़ के जाओ इसे। ठीक है, अगला सवाल देखिए भैया। अगला सवाल बहुत ही प्यारा सा लिखा हुआ है। कोई निश्चित राशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष में इतनी हो जाती है। मतलब ये हो जाने का मतलब क्या हुआ, ये मिश्र धन दिया हुआ है, अमाउंट दी हुई है, इतनी हो जा रही है मतलब अमाउंट दे रखी है। अगर आप समझे 12% एक साल का इंटरेस्ट है, 2 साल में कितने का इंटरेस्ट मिलेगा, तो आप बोलेंगे 24 का। मतलब 100 रुपए अगर आपने इन्वेस्ट किए तो 2 साल बाद वो 100 रुपए कितने हो जाएंगे, 124 के बराबर हो जाएंगे। 124 की वैल्यू आपको दे रखी है 15500। समझ रहे हो, आपने बोला हाँ। इसको काटते हैं 31 चौके और 31 पंजे, 31 4 टाइम और 31 5 टाइम 00। 4 से मैं इस 25 को भी काट लेता हूँ, 25 बार कट गया तो एक की वैल्यू आ गई भैया 2.5 125। 25 25 आंकी, 25 पंजे 125। तो 100 की वैल्यू जो मूलधन है वो आ गया 12,500। क्लियर है। आगे सवाल देखिए, बहुत ही प्यारा सा लिखा हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि ब्याज की गणना, अब ये सारे सवाल आपको जरूर ऐसा जरूर लगेंगे कि लंबे हैं, मगर लंबे से नहीं है। मतलब आपके पास क्या मालूम इतना ही पूछ ले कि मूलधन आएगा। हम तो कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन करवा रहा हूं कि अगर हम एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट भी लग जाए, कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट भी लग जाए और आपका रिवीजन सही से हो जाए। इस बात को समझना। अगला आगे क्या कह रहा है, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर की जाती तो समान राशि, मतलब ये 12,500 रुपए पर ही 10% की दर से 1.5 वर्ष में कितनी हो जाएगी। यहां पर भी आपको अमाउंट बतानी है, लेकिन अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर। पहले सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ था, अब चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर कह रहा है कि 1.5 साल में कितना हो जाएगा। आपने ये समझना है कि प्रिंसिपल मूलधन अब आपके पास 12,500 है और 1.5 साल में कितने छमाही होंगे, तो आप बोलेंगे 3 छमाही होंगे। और जो ये 3 छमाही है, एक साल का, पूरे साल का इंटरेस्ट 10% है तो 6 महीने का 5% होगा, 5% होगा, 5% होगा। आ रही है बात समझ में। ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि 5, हाँ ये भी कह सकते हो, या सीधे आपको अमाउंट बतानी है तो कितना हो जाएगा, तो आप ये कर सकते हैं कि 5% को आप लिखते हैं 1/20
मतलब 20 की चीज पे 1 का इंटरेस्ट मिलेगा 1 साल में, ऐसे कहते थे। तो 20 का क्यूब 21 का क्यूब हो जाएगा 3 6 माही में। ये वाला तरीका ज्यादा सही है। ट्री मेथड मत लगाओ, ट्री मेथड से लंबा हो जाएगा, है ना, क्योंकि अमाउंट ही पूछ रहा है सीधे सीधे। तो आपको यहां दिख रहा है कि 8000 की चीज कितने की हो जाएगी, 9261 की हो जाएगी। 8000 का मान देखोगे तो ये दिया हुआ है, तो आप इसे ऐसे लिखें 12500 के बराबर है। 9261 का मान ए के बराबर होगा। ए जब आप कैलकुलेट करोगे तो 9261 इंटू ए 12500 बटे 8000, एक दो, एक दो, पांच से कटता है ये 16 बार, 5 से ये कटता है 25 बार, और 25 से गुणा कर लेना, 16 से डिवाइड कर लेना, कर लोगे आंसर। कमेंट करना और ये जरूर बताना कि कौन सा मेथड यूज करना चाहोगे, ये वाला या ट्री मेथड। क्योंकि अमाउंट पूछ रहा है तो ये वाला मेथड जो मैंने बाद में लिखा है ये ज्यादा आसान पड़ेगा इस सवाल को करने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीधा सा सवाल है। जब भी इस तरह का सवाल आए, बार बार मैं ये आपसे लाइन कहता हूं, जब भी इस तरह का सवाल आए तो आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू पुट कर लो, कोई भी वैल्यू पुट कर लो। ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है तो हम थीटा की जगह कितना ही पुट कर रहे हैं, 45 पुट कर ले रहे हैं। ठीक, और 45 पुट करने पे ये भी देख लो कि सारे ऑप्शन अलग अलग आ रहे हैं ना। जैसे ये वाला है तो सेक 45 की वैल्यू कितनी होती है, √2 होती है, इंटू √2 होती है। बोले तो ये 2 दे रहा है। यहां देखोगे साइन 45, साइन 45 1/√2, 1/√2, मतलब ये दे रहा है 1/2। ठीक है, तो चारों के चारों ऑप्शन अलग हैं, तो 45 पुट करना बड़ा ही सेफ रहेगा इसमें। तो मैं पुट कर रहा हूं, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 होता है 1/√2, बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट, फिर स्मॉल ब्रैकेट है 1 - 1। आपने बोला मजा आ गया। फिर 10, अब ये तो जीरो ही हो गया तो क्या ही लिखूं आगे, 10 45 1 होता था। सेक 45 √2 होता है और उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 हो गया। ठीक है, अब आपने क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है, तो ये पूरी वैल्यू तो जीरो हो जाएगी। अभी आगे देखते हैं, आगे आगे आगे। 1 माइनस साइन, तो 1 - 1/√2, और यहां पे देखोगे 1045 की वैल्यू होती है 1। 1 प्लस 1045 की जगह रख रहा हूं 1 + 1, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा की जगह मैं रख रहा हूं 45 45 है ना, तो √2 + √2। स्क्वायर तो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, नहीं कर रहे हैं, ध्यान से देखने का है। हाँ, इसी तरह से चल रहा है ये सवाल। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ओ 1045 कितना होता है, 1 होता है, ये यहाँ पे हम गड़बड़ कर देते हैं, देख रहे हो, ये 1 है। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये तो जीरो हो गया, ये पूरी इतनी टर्म जीरो हो गई, और ये √2 से कर रहे हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये 2/√2 आ रहा है, अपॉन, यहां अगर ऑब्जर्व करोगे तो √2, और बेस में ये आ जाएगा √2 - 1 और √2 + 1, a² - b² बनाएंगे, मतलब 1 अपॉन, और ये √2 है, √2 ये रह दिया, और ये 2 + 2 क्या देगा, 2 देगा, तो 2/√2 से 2/√2 कैंसिल आउट हो जाएगा। कुछ नेगेटिव नेगेटिव तो नहीं आ रहा, तो 1 आंसर हो जाएगा। आ गई बात समझ में। एक बार आप भी वैल्यूज पुट करके जरूर देखना इस क्वेश्चन में कि हाँ यही आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही, ये तरीका ज्यादा सही है। अगला क्वेश्चन देखा आपने। अब इसमें अगर मैं देखता हूं कि मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, अगर मैं 45 पुट करता हूं तो देखो 45 पुट करने में cot 45 कितना होता है, 1 होता है, 1045 1 होता है, ये 1/√2 होता है, ये √2 होता है। ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई एक आंसर आया तब तो ठीक है, मैं विन विन वाली कंडीशन में रहूंगा।
लेकिन अगर इन दोनों में से कोई एक आंसर आया तो भाई साहब गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं ऐसे केस में कुछ और करता हूं। मैं क्या करता हूं, मैं वैल्यूज छोटा सा है तो सबको कॉस और साइन में कन्वर्ट कर लेता हूं। कॉस ए था, सेक ए को मैं लिख सकता हूं 1/cos ए माइनस कॉस ए, और कॉट ए को भी मैंने लिख लिया कॉस ए अपॉन साइन ए, और टेन ए को लिख दिया मैंने साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है। अब अगर ऑब्जर्व करूं, प्लस है ना यहाँ पे, हाँ ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, अपॉन साइन ए कॉस ए। अब आपको ये पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, तो आप कहेंगे 1 होता है। तो ये वाली वैल्यू तो 1 हो गई। यहां ऑब्जर्व करूं तो ये आ रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, और यहां बाहर कॉस ए था ही, इस कॉस ए से ये कॉस ए कट गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर है, यहीं से देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे साइन स्क्वायर ए के बराबर होगा। तो इस पूरे की जगह मैं साइन स्क्वायर ए लिख लूं, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए। साइन ए से साइन एक स्क्वायर कट गया, और साइन ए अपॉन कॉस ए किसकी वैल्यू आती है, टेन ए की वैल्यू आती है। आई होप आपको समझ आया होगा, और ऐसे लगा होगा कि ज्यादा लंबा कर दिया। नहीं नहीं, क्योंकि हमने सारे स्टेप्स लिखे हैं ना, ये दिखने से देखने से हो जा रहा है कि हाँ ये ऐसे बन जाएगा और ये कट जाएंगी चीजें, ठीक है। तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि इस तरह से भी आप क्वेश्चन करें, सारे के सारे तरीके एक्सप्लोर कर लेना, यही एग्जाम से पहले की अच्छी बात है। अगला सवाल बहुत ही प्यारा सा लिखा हुआ है, एक बार जरूर करें इसे खुद से। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वस्तु को इतने रुपए में 123.40 में बेचने पर प्राप्त लाभ, मतलब ये सेलिंग प्राइस दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है 123.40, और जब इतने में बेच रहे हैं तो लाभ हो रहा है, मतलब अगर कॉस्ट प्राइस सी रहा होगा तो लाभ कह रहा है इसके इसमें हो रहा है, तो कितने का लाभ होगा, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य में से कॉस्ट प्राइस को घटा लो, यही लाभ होने वाला। इसे 108 रुपए में बेचकर होने वाली हानि, अगर इसी चीज को अगर इतने में बेचते हैं तो लाभ हो रहा है, और अगर इसी को 108 रुपए में बेचते हैं तो हानि हो रही है, का मतलब है कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा, उसमें से सेलिंग प्राइस घटाओगे तो हानि आ जाएगी। ठीक, वो कह रहा है कि जो ये हानि हो रही है ना, जो लाभ हो रहा है वो हानि से 20% अधिक है। बेचने पर प्राप्त जो लाभ है वो इतने में बेचने पर होने वाली हानि से इतने अधिक है। तो जो लाभ हो रहा है, लाभ कितना हो रहा है, मतलब जो लाभ हो रहा है वो बराबर है 120% ऑफ हानि के, ये कहा जा रहा है। तो लाभ अगर आप देखेंगे 123.40 माइनस सी का लाभ हो रहा है, ये बराबर होगा 120% को, और हानि कितनी हो रही थी, सी माइनस 108। भैया क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं 100 से करूंगा तो 123 दशमलव हट गया 40 माइनस 100 सी बराबर 120 सी माइनस 0 लग गया 12 अठे 96, 12 एकम 12, ये हो जाएगा। ये भाई साहब इधर आएगा जुड़ जाएगा, ये भाई साहब इधर जाएगा जुड़ जाएगा, तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं 220 सी जो होगा 12960 में ऐड हो करके कितना आ रहा है, 0 0 12 13 14 15 253 डबल जीरो कॉस्ट प्राइस। तो ये 0 से 0 कट गया, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 10 2 से इसे डिवाइड करोगे तो कॉस्ट प्राइस आपके पास आ गया 115 रुपया। क्लियर हुई बात, कॉस्ट प्राइस आ गया आपके पास 115 रुपया। मगर सवाल यहाँ पे अभी भी खत्म नहीं हुआ। मैंने कहा ना ये जितने भी हम सवाल कर रहे हैं ये कॉन्सेप्ट को और ज्यादा अच्छे से करेंगे कि एग्जाम में जब आप जाओगे तो आसान ही सवाल आने हैं, सीधी सी बात है। मगर क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट एकदम सही होंगे तो आप उन क्वेश्चंस में दिमाग गोली की स्पीड से दौड़ा पाओगे।
तो कॉस्ट प्राइस आपके पास 115 है। अब आपसे कह क्या रहा है, यदि वस्तु को इतने रुपए में बेचा जाता, भैया 115 की चीज को 120.705 में बेच रहे हो तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? तो आपने बोला 5.75 का प्रॉफिट ले रहे हैं, किसकी चीज पे, किस पे? 115 वाली चीज को बेच के इनटू 100 करेंगे तो ये प्रॉफिट आएगा। पॉइंट से ये 2 जीरो कट गए, 115 पंजे देखो कितना होता है। आपने बोला ओहो, गेन दिखा रहा है 5% का। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात? तो आपने बोला बिल्कुल सही, समझ में आ गया है। ठीक है, समझते हुए चलना, करते हुए चलना। और दो तीन, एक सवाल भले ही है मगर वो एक सवाल नहीं है, वो दो तीन सवाल लिए हुए हैं अपने पास। और क्योंकि आपका जो पेपर है वो 300 नंबर का पेपर है, उसमें इतने बड़े सवाल नहीं आएंगे, इस चीज का भी ध्यान रखना। मगर हाँ, ये जरूर देख लेना कि अगर एक आधा क्वेश्चन इस तरह का आ गया तो आपको करना क्या है। आपको डरना है, घबराना है, भाग जाना है, या फिर आप आगे क्वेश्चंस करोगे, आप अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करके चल रहे हो या नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, सुरेखा कोई धनराशि उधार लेती है, इसे प्रत्येक इतने की दो समान वार्षिक किस्तों में लौटाती है। ठीक है, यहां तक हमें समझ में आ गया कि इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन चल रहा है। वो कह रहा है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर की जाती है। ठीक है, यदि ब्याज की दर 7.5% हो, 7.5% है, 7.5 मतलब 7.5 है, तो उसके द्वारा भुगतान किया गया कुल ब्याज बताना है कितना होगा। तो एक चीज समझो, 7.5 को ना पहले फ्रैक्शन में बदल देते हैं, तो 7.5/100 ऐसे ही लिखेंगे। एक ये पॉइंट है, इसे भी हटा लो। 25×3 = 75, 25×4 = 100, 40 आ गया। मतलब अगर आपने 40 रुपए उधार लिया होता तो एक साल बाद आपको कितने रुपए देने पड़ते? 43 देने पड़ते। मगर 2 इंस्टॉलमेंट दे रहे हो। फिर अगर आपने 40 का स्क्वायर लिया होता तो 2 साल बाद आप जो दूसरी इंस्टॉलमेंट देते वो 43 का स्क्वायर देते। ऐसे ही पड़ा है। लेकिन सवाल में कहा गया है कि दो समान वार्षिक किस्तों में भुगतान किया, मतलब अगर यहाँ 43 का स्क्वायर दे रहे हो तो यहाँ पे भी 43 का स्क्वायर दो, 43 से यहाँ गुणा कर लो, 43 से यहाँ गुणा कर लो, ताकि ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के बराबर हो जाए। आ गई बात समझ में? आपने बोला हाँ। अब अगर आप 43 के स्क्वायर को देखोगे तो ये होता है 49, 18, तो 18, 49। आ गई बात समझ में? 43 का जो स्क्वायर होता है, मतलब आपके हिसाब से जो इंस्टॉलमेंट बननी चाहिए वो इतने की बननी चाहिए, मगर सवाल में कितने की इंस्टॉलमेंट दे रखी है? इतने की दे रखी है। अब अगर इन्हें ऑब्जर्व करें तो इसका 3 टाइम है वो। 18×3 = 54 होता है, और 49×3 = 147 होता है, तो इसको 3 से गुणा करनी है ना? तो आपसे ब्याज पूछ रहा है, तो आप क्या करें, ज्यादा दिमाग न लगाएं, पहले इन्हें जोड़ ले, ताकि आपको ये मालूम चल जाए टोटल अमाउंट कितनी ही दे रहे हो आप। तो आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे 18, 18, 36, और 49, 49, 98 हो गया। और यहां अगर आप देखें तो उधार जो लिया था इसको जोड़ेंगे तो 4×3 = 12, 4×4 = 16 और 1 17, और ये 1600 है शायद। इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 02, 16×2 = 32 और 1 33। 3320 रुपए की कोई चीज है, अगर आप उसे 2 इंस्टॉलमेंट में पे करते तो टोटल आपको इतना पे करना पड़ता। एक चीज हमें कंफर्म हो रही थी कि इसका अगर 3 टाइम करें तो ये वाली इंस्टॉलमेंट बन जाती है 5547 बन जाती है। तो हम इन दोनों का डिफरेंस कर लेते हैं यहीं पे कि कितने का ब्याज दे रहे हैं। तो 3698 में से 3320 माइनस करोगे तो 8, 7 और 3, 378 रुपए का ब्याज बन रहा है, अगर आपकी इंस्टॉलमेंट 1849 होती, जैसे कि यहाँ पे है। मगर इसका 3 टाइम है इंस्टॉलमेंट, तो इसका भी 3 टाइम करेंगे। 3×8 = 24, 3×7 = 21 और 2 23, 3×3 = 9 और 2 11, तो 1134 रुपए का आपको ब्याज देना होगा। आ गई बात समझ में? चीजें बहुत ही प्यारी सी थी, आराम से समझनी थी, और आप, आई होप आप इसे समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखो भैया क्या ही कह रहा है।
क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन 3 थीटा बराबर कॉस ए प्लस थीटा के बराबर है। तो मैंने कहा था कि साइन अगर कॉस के बराबर दे दे, साइन अगर कॉस के बराबर दे दे तो क्या ही कर दोगे। तो आपने कहना है कि अगर साइन कॉस के बराबर दे दे तो उनके एंगल्स का जो सम होगा 3a+a+10 की जो वैल्यू होगी वो 180 डिग्री के बराबर होगी। है, सॉरी 180 क्यों लिख दे रहा हूं मैं, 90 डिग्री के बराबर होगी। तो आपने देखा 4a+10 की वैल्यू आ गई 90, तो 4a बराबर आ गया 80, ए बराबर आ गया 20, ए का मान आ गया 20 डिग्री। आपसे कह रहा है कि इसकी वैल्यू बताओ भैया, ए का मान यहां पुट करोगे तो 2 कॉसेक 360 आ गया, 30 डिग्री आ गया, अपॉन 2 भी करना है। साइन स्क्वायर 3a मतलब 6 साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3/2 10 स्क्वायर 60 डिग्री। वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकाल लेना है। कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो आपने बोला 2 होती है, 6 इंटू साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो 3/2 होती है, तो स्क्वायर कर रहे हैं 3/4 हो जाएगी, माइनस 3/2 10 स्क्वायर 60 की वैल्यू 1060 की वैल्यू √3 होती है, स्क्वायर करोगे तो √3 हो जाएगी, मतलब 3 हो जाएगी, सॉरी ये देखोगे 3/2 आ गया, 3×3 9/2 ये है, 9/2 ये है, इससे ये कट जाएगा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, कटना लाजमी है। तो आपके पास जो आंसर आ रहा है कितना ही आ रहा है, 4 आ रहा है। आपने बोला ओ, इससे पहले तक जो क्वेश्चन हमने किए थे उसमें केवल हम ए की वैल्यू निकाल रहे थे, है ना। अब इसमें एक स्टेप और लेके चले गया मैं, ताकि कोई डर ना हो कि आपको लगे कि नहीं यार ये तो अलग ही सवाल है। सवाल अलग नहीं है, एक एक स्टेप जो हम पहले कर रहे थे उसमें एक एक स्टेप और अगर जोड़ दिया जाए तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कॉन्सेप्ट वही चल रहे हैं, वैसे ही होने हैं। बस आपने जो ये कॉन्सेप्ट है इन्हें पकड़ के रखना है, एग्जाम में दिखेंगे तो फिर याद करोगे। अगला सवाल कह रहा है कि ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। ओके जी, ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है। तो ए मैंने यहां लिख दिया और बी यहां लिख दिया। ए अगर 100 काम करता है तो बी 125 कुशल है, मतलब 125 काम करेगा, 125 समोसे खाएगा। मैंने हमेशा कहा है कि एफिशिएंसी और टाइम अगर दोनों साथ में दिखे तो एफिशिएंसी की तरफ जाना। मैंने हमेशा कहा है और कहता रहा हूं कि एफिशिएंसी की तरफ जाना। फिर अगली लाइन में कह रहा है कि सी बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है। तो सी जो है 40% अधिक कुशल है, मतलब 125 गुणा गए 140/100, 25 चौके 25 पंजे, 4 से इसे काटोगे, आधा किया 70 आया, एक और बार आधा किया तो 35 आ गया। अब ये सारे नंबर किसी से कटते हैं, आपने बोला हाँ 5 से, तो काटो 5 25, 5 दूनी 10, 0 फिर से 5 से कटते हैं तो 7 आ गया, 5 आ गया और 4 आ गया। एफिशिएंसी का रेशो आ गया ए बी और सी की 4 5 और 7। इतनी बात समझ में आ गई, आपने बोला हाँ। फिर सवाल यहां से शुरू होता है ए और सी। अब नहीं नहीं, अब टाइम देख लो भैया, ये किसका रेशो है, एफिशिएंसी का। टाइम भी दिया हुआ है आपको किसी का, शुरुआत में दे रखा था ए का टाइम 15 दिन लेता है, तो ए 15 दिन में कर रहा है काम, तो टोटल वर्क निकलेगा यहां से भैया 15 गुणा गए 4, बोले तो 60 समोसे खा जाता है। आ रही है बात समझ में, आपने बोला हाँ आ गई। फिर आगे क्या कह रहा है, ए और सी 3 दिन तक काम करते हैं, ए और सी 3 दिन तक काम करते हैं, फिर सी काम छोड़ देता है, फिर कार्य छोड़ देता है। ए और बी शेष काम को के दिन में करेंगे मान लो, और काम पूरा हो जाएगा। कितना ही काम है, तो आपने बोला 60 समोसे खाने का काम है, यही काम करना है, ठीक है ना। तो एफिशिएंसी देखें कितनी है ए और सी की, ऊपर जाओ, ए और सी कर रहे हैं 4 + 7 3 प्लस, ए और बी कितने कर रहे हैं भैया 4 और 5 के दिन में,
60, तो ये आ गया 11 तिया 33, 9k बराबर 60 माइनस 33, 9k बराबर 27, 9 से ये कट गया भैया, 3 आ गया, मतलब ए और बी के दिन में काम कर रहे थे का मतलब हो गया 3 दिन में काम कर देंगे कंप्लीट। ऑप्शन ही गायब कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नहीं थे मगर फिर भी हमने सॉल्व कर लिया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो भैया, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक लाइट हाउस के शीर्ष से जो कि समुद्र तल से, ऐसे लिखना चाहिए था, जो कि समुद्र तल से इतने मीटर ऊपर है, फिर कॉमा यहां लगना चाहिए था, देखा जाता है, तो एक लाइट हाउस बना लो ऐसे करके, जिसकी हाइट दे रखी है समुद्र तल से, मतलब यहां नीचे समुद्र है, इसमें एक लाइट हाउस है, यहाँ पे लाइट चमक रही है ऐसे ऐसे करके, ठीक है, इसकी जो हाइट दे रखी है वो समुद्र तल से 120 √3 मीटर दी हुई है। देखा जाता है कि इसकी ओर आ रहे जहाज का अवनमन कोण, मतलब एक जहाज यहां पर है, इसका अवनमन कोण का मतलब है आदमी जो होगा यहाँ पे वो सीधे देख रहा होगा, मगर जब वो ऐसे देखेगा तो यहां देखेगा, ये वाला एंगल दे दिया है 30, भाई जितना एंगल यही होता है उतना ही एंगल ये होगा 30 डिग्री। इतने सवाल के बाद आपने देखना है 30 के सामने वाली साइड दे रखी है, मतलब ये एंगल 60 होगा, क्योंकि ये पूरा एंगल 90 है, तो 60 के सामने वाली साइड नहीं बता सकते, तो आप बोलेंगे 30 के सामने वाली साइड का √3 टाइम, तो 120 या 360 आ गया, पूरी यहां से लेके यहां तक की लेंथ आ गई, बात समझ में। फिर आपने क्या कहा, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जा रहा है, अब ये एंगल 60 डिग्री हो जा रहा है, मतलब ये एंगल अब 60 हो गया, पहले कितने डिग्री था, 30 डिग्री था, अब कितना हो गया, 60 हो गया, मतलब अब 60 के सामने वाली साइड पता है आपको, तो अब ये 60 हुआ है, तो ये एंगल 30 होगा, 30 के सामने वाली जो साइड होगी वो 60 के सामने वाली साइड को √3 से डिवाइड करके निकालते हैं, तो ये 120 आ जाएगी। क्लियर हो रही हैं बातें, आपने बोला मास्टर बिल्कुल क्लियर हो गई हैं, 120 हो गई। 360 में से ये 120 माइनस कर लो, तो ये बची हुई डिस्टेंस कितनी आ गई, आपने कहा 240 आ गई, है क्या ऑप्शन में कहीं 240, सवाल में यही पूछा जा रहा था, अवलोकन अवधि के दौरान जहाज द्वारा तय की गई दूरी क्या है, तो आप कहेंगे 240 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भैया, किसी घनाभ या घनाभाकार, दीर्घ संधि कर लें, घनाभ धन आकार, घनाभाकार टंकी के 3 आसन फलकों का क्षेत्रफल, मतलब एल बी की वैल्यू, एल बी की वैल्यू आपको दी हुई है, एल बी की वैल्यू आपको दी हुई है 3, और बी एच की वैल्यू आपको दी हुई है 12, और एच एल की वैल्यू आपको दे रखी है 16। आसन, आसन का मतलब इस तरह से 3 साइड होती है ना ये, अगर आपने इसको एल कहा है, इसको बी कहा है, इसको एच कहा है, तो इनके जो आपस में एक फलक तो यहां बनेगा, एक फलक यहां बन जाएगा, एक फलक यहां बन जाएगा, देख पा रहे हो, आपने बोला हाँ, अरे मास्टर सही दिख रहा है। तो 3 जो फेसिस हैं इनके एरिया आपको दिए हुए हैं, तो एक का होगा एल इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई, दूसरे का लंबाई गुणा ऊंचाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो ये 3 है। अगर इन सब की गुणा कर दी जाए तो 2 बार एल आ रहा है, गुणा होगा तो एल स्क्वायर देगा, 2 बार बी आ रहा है, गुणा होगा तो बी स्क्वायर देगा, 2 बार एच आ रहा है, गुणा होगा तो एच स्क्वायर आएगा। यहां देखोगे तो 3 गुणा गए 12, गुणा गए 16 आएगा। अगर आप देखें तो एल बी एच क्या होता है, तो आपने बोला वॉल्यूम होता है, सवाल में यही कह रहा है कि टंकी की क्षमता ज्ञात करें, तो वॉल्यूम का स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है अगर समझा जाए तो, है ना, तो वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम का स्क्वायर दे दिया है भैया, इसको मैं 3 गुणा गए 3 गुणा गए 4 गुणा गए 16 नहीं लिख सकता, इस 12 को ब्रेक किया 3 और 4 में, ये 3 और 3, जब v बराबर आएगा तो रूट लग जाएगा, 3 गुणा गए 3 गुणा गए 16 चक्कू 64 हो गया, तो ये 3 बाहर आएगा, एक तो 64 की वजह से 8 बाहर आएगा, तो वॉल्यूम जो आ जाएगा वो 24
मीटर क्यूब आ जाएगा, मगर आपको लीटर में बताना है। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है, ये याद रखना। 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? 1000 लीटर होते हैं। या फिर 1 लीटर में, ये भी याद रखना, लिख दूं, कंफ्यूज तो नहीं होंगे, रट्टा मार लेना। 1 लीटर बराबर 10,000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ये भी याद रखना। ये दोनों सवालों में यूज होते हैं। अभी तो हम मीटर को लीटर में बदलेंगे, तो 24 मीटर क्यूब में 1000 से गुणा करेंगे और इसे लीटर में बदल देंगे तो 24,000 लीटर आंसर हो जाएगा। क्लियर है बातें? अगले सवाल की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 15। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है। एक वस्तु का क्रय मूल्य सॉरी, अंकित मूल्य कह रहा है। एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है, बोले तो मार्क्ड जो प्राइस है, मार्क्ड प्राइस, वो उसके कॉस्ट प्राइस से 40% अधिक है। मतलब 100 रुपए की अगर कोई चीज है तो उसे कितना मार्क किया हुआ है? आपने बोला 140। यदि इसका विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का 73 से ही 1/2% है, मतलब अगर इसका विक्रय मूल्य निकाला जाए तो आप कहेंगे जो अंकित मूल्य है 140, इसका 73 से ही 1/2%, मतलब इसे अगर उसमें बदला जाए तो आप कहेंगे 147, 73 दूनी 146 प्लस 177/2%। भिन्न में बदल दिया इतना, 1 0 से 1 0, 2 सते 14, 2 10 अंकी, 7 से गुणा कर लो, 7 सते 49, 14 सते 14 छक्के 14, 14 सते 98, 98, 102, 10 की वजह से पॉइंट लग जाएगा। मतलब 100 की चीज को 102.9 रुपए में बेच रहे हो, तो क्या ही हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। कितने का? 2.9 का। कितने वाली चीज पे? 100 वाली चीज पे गुणा गए 100%, में बदल दिया तो आंसर आ गया 2.9%। क्लियर है बात? बहुत ही प्यारा लिखा हुआ सवाल। अब इस सवाल को आपने करना है, क्वेश्चन नंबर 16, और कमेंट करना है। तरीका वही है। क्या तरीका बताया मैंने? थीटा की जगह भैया 45 रख करके देखो क्या कर पा रहे हो, और कर पा रहे हो तो क्या ही आंसर आएगा। सही बता पा रहे हो या नहीं बता पा रहे हो? कॉन्फिडेंस भी तो गेन करना है ना यार। एक क्वेश्चन आप भी कर लो, 3 4 5 क्वेश्चन मैंने किए हैं तो। अगला क्वेश्चन देखो भैया, वो बताया भी उसमें करना गया है। इस क्वेश्चन में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, ओ भैया, हाँ, एक ट्राइंगल दे रखा है, लिखा हुआ है ट्राइंगल पी क्यू आर में क्यू दे रखा है। बना लेता हूं यहां पे, इस तरह से बना लिया। एंगल क्यू दे रखा है, मान लो 90 डिग्री है, और कॉट आर दे दिया। आर ये है, आर, और पी ये हो जाएगा पी क्यू आर। ठीक है जी। कॉट आर दे दिया। कॉट क्या होता है? आधार बटे लंब होता है। लंब बटे आधार, आधार बटे लंब होता है। अगर मैं कॉट आर की बात कर रहा हूं, इसकी वैल्यू 1/3 दी हुई है, तो ये दे रखा है। अब आपको पता है कि कॉट में 1/3 तो कोई वैल्यू होती नहीं है जो आपको याद हो। 30, 60, 45, 0, 90 नहीं पता है ना। तो ये साइड की बात कर रहा है कि अगर आर ये है तो आधार 1 होगा, लंब कितना होगा? 3 होगा। तो ये आ जाएगा भैया 10। कैसे आ गया? पाइथागोरस थ्योरम हमने लगा दी तो ये 10 आ गया। अब आपसे क्या क्या पूछा जा रहा है ये समझो। एक तो आपसे पूछा जा रहा है सेक पी। अगर पी आपने लिया है ये, तो इसके लिए लंब ये होगा। लिख रहा हूं, सेक पी का मतलब होता है कर्ण। कर्ण बोले तो √10 आधार। अब आधार जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, इनटू कॉस आर। आर का मतलब फिर यहां से आ गया, आधार 1 होता है बटे कर्ण प्लस साइन पी।
साइन पी के लिए देखोगे तो लंब बटे कर्ण 1/√10। अबे 10 था, 3 क्यों लिख दिया मैंने? ठीक है जी, आ गई बात समझ में। बटे कॉसेक आर। कॉसेक आर देखो कितना होता है। कॉसेक कॉसेक का मतलब आर बोल रहा है तो ये, हाँ, कॉसेक का मतलब होता है कर्ण बटे लंब। आर कह रहा है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। लंब कह रहा है तो 3 ही आ गया। और यहां देखोगे साइन आर, तो लंब बटे कर्ण। तुम भूल रहे होंगे लंब और कर्ण क्या है। कॉसेक पी की वैल्यू कितनी होगी? कॉसेक पी नहीं निकाला अभी तक। कॉसेक पी देखेंगे तो कर्ण बटे, कर्ण कितना है ये, बटे आ, लंब, तो लंब हो जाएगा 1। इस तरह से ये सवाल होना है। और इसे सॉल्व करते हैं। √3/10 से √3/10 कट गया। यहाँ ऊपर देखोगे तो 2/√10 आएगा। मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है कि मैंने गलत ही कर दिया है ये। 3 - 10 अपॉन √10। √10 से √10 कट गया। और ये आ गया भैया 2/-7। 2/-7 है क्या आंसर? तो मिल रहा है, तो मैं तो यही मान रहा हूँ यही आंसर है। एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना, ठीक है? क्रॉस चेक जरूर कर लेना कि कैसे होना है, ठीक है? तो इस तरह से आपने करना है। इसे एक बार समझ भी लेते हैं। जैसे उन्होंने आर वाले एंगल दे रखे हैं, ये आर वाले, इनके लिए पहले समझ लेते हैं। इनके लिए समझो, ये आर है, पी क्यू आर। पहले इनके लिए देखो। आर के लिए लंब होगा भैया ये, कौन से वाले एंगल की बात कर रहा हूं, ये आधार होगा ये, और कर्ण तो यही है। तो ये वैल्यू कितनी दे रखी थी? 3 दे रखी थी, 1 दे रखी थी, √10 दे रखी थी। तो जिसका भी जो जो वैल्यू कह रहा है, जैसे कॉस आर कह रहा है, तो कॉस आर जो होता है वो होता है आधार बटे कर्ण। कॉस आर आधार बटे कर्ण, मतलब बेस अपॉन हाइपोट होता है। तो बेस कितना है? 1 है। कर्ण कितना है? √10 है। यही लिखा हुआ है, ठीक है? कॉसेक आर कह रहा है, कॉसेक आर कह रहा है, तो ये होता है कर्ण। कर्ण बोले तो हाइपोट अपॉन परपेंडिकुलर बोले तो लंब। तो कर्ण कितना है? √10 है। लंब कितना है? 3 है। और क्या कह रहा था भैया? साइन आर कह रहा था, तो साइन आर इसी का उल्टा हो जाएगा। यहां पे हमने गड़बड़ कर दी। नहीं नहीं, सही कर रखा है। साइन आर कह रहा है, साइन आर मतलब लंब बटे कर्ण, मतलब 3/√10 हो जाएगा। 1/sin r, ठीक? तो ये वैल्यूज मैंने निकाल के दिखा दी। ऐसे ही आर तो ये निकाल लिया। पी को अगर देखा जाए तो पी के लिए एक और फिगर बना लेता हूं यहाँ पे। उस वाली को रब कर देते हैं, ध्यान से समझना क्या कहना चाह रहे हैं। ये तो आई गया आंसर, है ना? आंसर तो सही है, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, मगर मैं आपको अब पी के लिए कह रहा है वो, अगर तो अगर पी वाले एंगल को कहा जा रहा है PQR, और वो कह रहा है सेक पी, तो लंब होगा भैया ये, आधार होगा भैया ये, और कर्ण होगा भैया ये। और आपसे कहा जा रहा है सेक पी, सेक पी, तो पी सेक होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है? तो ये तो √10 ही था, ये 3 ही था, ये 1 ही था। तो आप कहेंगे √10/1। आधार, आधार तो ये 3 लिखा हुआ है ना, हाँ 3 है। इसके हिसाब से देख रहे हैं, ठीक है? आगे बात समझ में, तो इस तरह से होना है। वैसे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा प्यारा है, और स्पेस खत्म हो गया है हमारे पास।
ठीक, मतलब क्वेश्चन हमने ये कर दिया, तो एक बार जरूर करना है इसे, बात हमारी मान लेना। अगला क्वेश्चन कह रहा है सॉलिड मेटेलिक स्फीयर ऑफ अ रेडियस 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धात्विक गोले को पिघलाया जाता है। एक गोला है ये, कितनी रेडियस है? 15 रेडियस है। फिर इससे प्रत्येक 3 सेंटीमीटर वाले बहुत सारे गोले बनाए जाते हैं, हमें नहीं पता कितने गोले बनाए जाएंगे, एन गोले बना लिए गए, मान लो त्रिज्या वाली बनाई जाती है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, पहले एन निकाल लेते हैं। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका और जो यहां बनेंगे उन सब का, सभी गेंदों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों के योगफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, और सभी गेंदों के, अच्छा, मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल, ओ हो, और सभी गेंदों के, ये क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल स्फीयर एंड द सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ ऑल द बॉल्स। तो न्यू और पुरानी सबका कह रहा है वो। ठीक है, एक बार पहले ये निकाल लेते हैं, दोनों का पहले वॉल्यूम बराबर करते हैं, आयतन बराबर करते हैं। तो 4/3 पाई r³ 15 का क्यूब होता है, बराबर होगा n छोटे छोटे गोले बनेंगे 4/3 3 के क्यूब वाले। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, n की जो वैल्यू आ जाएगी 15 का क्यूब मतलब ये होता है, और 3 का क्यूब मतलब ये होता है। तो 3 से ये कट जाएंगे, 5 5 5, मतलब n की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 125। 125 छोटे छोटे क्यूब बनेंगे। अब आपसे कहा क्या जा रहा है, जो मूल गोला है उसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? मूल गोला मतलब गोला और सभी गोलों का, तो इसमें मूल गोला प्लस 125 छोटे गोली, गोला कहें उन्हें भी, गोले, गोली या गोला बात सेम ही है। ठीक है, उनका सरफेस एरिया का रेशियो बताना है, बोले तो टोटल सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, यही लग रहा है मुझे तो अभी तक। पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमने देखा क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का देखें तो 4 पाई r की जगह 15 था तो 15 का स्क्वायर लिख लिया भैया। छोटा वाला है तो 4 पाई 15 का स्क्वायर प्लस 125, 4 पाई 125 इंटू 4/3 का स्क्वायर, 4 पाई सब में है, काट दो, तो हमारे पास जो आ गया 15 का स्क्वायर होता है 15 गुणा के 15 अपॉन 225 प्लस 125 नमे 125 अठे होता है, ओ हो, बहुत ही प्यारा बनेगा ये तो। 125 अठे 1000 होता है, 1125 हो जाएगा, 1125, 200 और 1100, 1300, 1350, 1350, 15 नब्बे, 15 छक्के, 1/6 आ रहा है। ऐसा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं गिवन, तो क्या ही बोल रहा होगा, मूल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा सभी नई गेंदों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का योगफल का अनुपात बताइए, ये कहना चाहिए था, ये नहीं ऐड करवाना चाहिए था, अगर हमने जोड़ने में गड़बड़ी नहीं किया। 1100, 1300, 1385 आ रहा है भैया, 15 नब्बे 125, 135, और 15 छक्के 90, 1/6 आना चाहिए था इस हिसाब से, मगर नहीं आ रहा है। तो भावनाएं गड़बड़ कर दी हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर से करते हैं, ये वाली लाइन नहीं लेंगे अब। मूल गोले का कितना था, तो ये कहेंगे आप 4 पाई 15 का स्क्वायर अपॉन 125, 4 पाई और 3 का स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कट गया, 15 × 15, और यहाँ है 125 × 9, 5×3 = 15, 5 से कट गया 25 बार, 5×3 = 15, 5 से काटोगे 5 5 5 5 5 पंजे, 9 से ये 9 कट गया,
तो 1:5 आंसर आ गया है। ठीक है, एक बार इस वाले को क्रॉस चेक कर लेना कि कहीं हमने कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं की। वैसे नहीं की होगी, यही वो पूछ रहा है, 1:9। अगला सवाल देखिए, भावनाएं बदल जाती हैं अगर कुछ भी अलग लिख दिया गया। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर दे रखा है। ठीक है, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो बड़ी को बी लिखते हैं, छोटी को सी लिखते हैं। उनका अंतर कह रहा है, तो बड़ी में से अगर छोटी संख्या घटा दें तो आ रहा है 1280। ये कहा जा रहा है, आपने बोला हाँ। कह रहा है कि अगर बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड किया जाए, विभाजित किया जाए, तो भागफल 7 आता है और जो शेषफल आता है वो 50 आता है। ठीक, आपसे पूछा जा रहा है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इन्होंने एक गलती कर दी। गलती ये कि इन्होंने बड़ी संख्या पूछ ली। बड़ी संख्या जैसे ही इन्होंने पूछी, हमने गेम बदल दिया। हमने क्या किया, छोटी भी पूछते तो वो भी गेम बदल ही देते। हम बड़ी संख्या में से अगर 50 घटा लें तो वो पूरा पूरा सी से डिवाइड हो जाएगा 7 बार। यही तो मतलब है, क्योंकि 50 एक्स्ट्रा है। तो 50 घटाते हैं, इसमें से 50 घटाया तो ये आ रहा है 1408, जो कि 7 से डिवाइड नहीं होता, क्योंकि 7 से तो 1400 होता है, 8 बच जाएगा। ये देखोगे 1435 7 से डिवाइड हो जा रहा है। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सी से डिवाइड होगा और 7 से भी होगा 7 बार। इसे देखोगे तो ये आएगा 1535। भाई बाद वाला 35 तो हो रहा है, मगर 1500 नहीं होगा। यहां देखोगे शायद ये हो जाए। कितना घटाना है, 50 घटाना है, 1508 आ रहा है और 1507 ना, ये भी नहीं होगा। ठीक, तो कोई भी नहीं हो रहा, केवल यही हो रहा है। 1535 7 से डिवाइड हो रहा है। ठीक, तो यही आंसर हो जाएगा। तो हमने रिवर्स इंजीनियरिंग लगाई इसमें और कर दिया सवाल। अब कोई बच्चा बोलेगा सही में कैसे पता लगेगा, तो करके देख लेते हैं भैया। ये आया, 7 से डिवाइड करते हैं इसे, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 205 वो छोटी संख्या आ गई। ठीक है, 205 मतलब किस में, 1485 में से 205 घटा लो तो 1280 ही आता है। क्रॉस चेक भी हो गया। अगला सवाल देखिए, दो लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है। लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का, बेलन कैसे होते हैं ऐसे याद कर लो भैया। एक ऐसा है, एक ऐसा है। त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है, मतलब ये 3 है, ये 2 है। वॉल्यूम का अनुपात भी दे रखा है, तो वॉल्यूम V1/V2। इसको ले लेते हैं V1, इसको ले लेते हैं V2। पाई आर, आर की जगह 3 है, स्क्वायर H होगा H1, इसको ले लो H2। पाई रेडियस कितनी थी, 2 का स्क्वायर H2। वॉल्यूम कितना दिया हुआ था, 27/16 बराबर पाई से पाई कट गया होगा, 9/4 H1/H2। 9 से ये कट जाएगा 3 बार, 4 से ये 4 बार, तो H1 और H2 का जो रेशो आ गया वो आ गया 3:4। कोई भी दिक्कतें सवाल में नहीं है, सही है। तो इस तरह से आप ये सवाल कर सकते हैं। क्लियर है, आ गई बात समझ में? दिक्कतें गिले शिकवे तो नहीं, तो नहीं। अब आप क्या कीजिए, ये सवाल तो हो गया। अब आप क्या कीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नहीं आज का, यही लास्ट सवाल था। और आई होप आपको हमारा जो ये सेशन है समझ में आया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन दिखेंगे टिपिकल, मगर होंगे नहीं अगर आपने एक बार किए हुए हैं। और इस तरह का अगर एक दो भी क्वेश्चन आता है तो आप कर पाओगे एग्जाम में, क्योंकि आपके अंदर वो कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा कि हाँ ऐसे भी तो कर सकते हैं ना क्वेश्चन को, ये भी तो अप्रोच थी। तो चलिए फिर ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बने रहिए पाठशाला में और देखते रहिए, पढ़ते रहिए, करते रहिए। और ये लास्ट मोमेंट है, इसमें ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिशें करें, तभी कुछ हो पाएगा। हैव अ नाइस डे, पढ़ते रहो और तबीयत का जरूर ध्यान रखना। थैंक यू।